सर जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है तो एसएससी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाया करते हैं। बट मैं बताऊं, अगर आपकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एक्चुअल है, जेन्युइन तरीके से करी गई है, आपने जो रिपोर्ट करी है अपनी इनकम आईटीआर के अंदर वो एक्यूरेट है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। थ्रू अपील जो भी डिमांड रेज करी गई है वो जीरो करी जा सकती है या फिर उसको कम किया जा सकता है। आज ऐसे एक प्रैक्टिकल केस लो को हम लोग समझ के चलेंगे कैसे 1,97,00,000 की एक डिमांड यहाँ पे 3 लाख के अंदर सेटल हुई थी। चलिए सबसे पहले हम लोग केस का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमारा एसएससी है जिसको यहाँ पे जो ऑर्डर है वो पास किया गया था। ठीक है, हुआ क्या था, इन्वेस्टिगेशन विंग्स ने इनकी जो होती है उन्होंने एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया। वो पर्सन फ्लैग्ड हुआ एज अकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइडर्स इशूइंग अ बोगस बिल विदाउट एक्चुअल सप्लाई। मतलब यहाँ पे मान के चलते हैं ये जो हमारा एसएससी था ये ए था एंड इन्होंने बी वाले पर्सन को पकड़ा और ये इन्वेस्टिगेशन विंग्स ने आइडेंटिफाई किया ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बोगस एंट्री हो रही है तो इसको जो भी सेल्स करी गई है वो गलत तरीके से करी गई है, मतलब इसकी परचेज गलत है और हमारे जो एसएससी की थी वो यहाँ पे सेल्स गलत मानी गई। ठीक है सर, सबसे पहले इन्होंने सेल्स जो है उसको गलत माना और इन्होंने कहा कि ये जो परचेज करी है ना बी वाले पर्सन ने, ये ऐड कर देते हैं हम लोग एसएससी की इनकम के अंदर और सर इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, असेसमेंट ऑर्डर भी आप लोग देख लीजिए, पूरा असेसमेंट ऑर्डर, ये जो स्टेटमेंट थी पर्सन की वो ये है, आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर शुद्ध हिंदी में पूछा गया, कृपया आप बताइए आपने वित्त वर्ष 2015-16, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात है ये, उसके अंदर इस पार्टी से कोई लेन देन किया है। ये पार्टी कौन है सर, ये आपकी मिस्टर ए वाली पार्टी है। ठीक है सर, यहां पे इस पर्सन ने रिप्लाई किया, श्रीमान जी मैं मिस्टर ए को नहीं जानता हूं, मैं मिस्टर ए को नहीं जानता हूं, ना ही मेरा कोई इसके साथ व्यापारिक लेन देन हुआ है। मैं एक मजदूरी का काम करने वाला गरीब आदमी हूं और अपने परिवार के साथ गुजारा करता हूं। ये प्रॉपर स्टेटमेंट है मिस्टर बी की। ठीक है सर, अब हम लोग यहां पे देखते हैं इसने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे एसएससी ने 12,17,570 की इनकम डिस्क्लोज करी थी उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन माना गया और एज पर सेक्शन नंबर 69C के हिसाब से जो परचेज थी, ठीक है, जो हमारी पार्टी ने सेल करी थी वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करी गई कि सर ये तो इनकम है, इसको इनकम के अंदर जोड़ा जाएगा और टैक्स किया जाएगा और टोटल इनकम डिटरमाइन एज पर अबव प्रपोजल हमारी इतनी निकल कर आएगी एज पर डिपार्टमेंट। ये उनका स्टैंड था। ठीक है सर, उसके बाद इन्होंने डिमांड की जो कॉपी है वो भी भेज दी। डिमांड के अंदर कितनी डिमांड करी गई, इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे मांगा गया 1,97,78,154 की डिमांड रेस करी गई। ठीक है सर, असेसमेंट ईयर 16-17 की 147 के अंदर इसका केस जो है वो ओपन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये वाला पॉइंट पढ़ना है। लास्ट में ये भी कहा गया है कि अगर आपको यहाँ पे अपील करनी है तो आप एनएफएसी के अंदर कर सकते हो विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है सर, मैं आपको ऑर्डर पढ़वाऊँ उससे पहले आप थोड़े से फैक्ट को और जान लीजिए। ठीक है, असेसमेंट ईयर 16-17 की बात है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात है। ठीक है, द एसएससी नेम अपीयर्ड एज अ बेनिफिशियरी इन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ट्रिगरिंग द रीअसेसमेंट नोटिस। ठीक है सर, सबसे पहले आप लोग इसकी टाइमलाइन भी एक बार समझ लीजिए। परचेज सेल कब की थी, फाइनेंशियल ईयर 15-16 की। नोटिस कब इशू किया गया, 18/6/2021 में। ठीक है, हम लोग बात करें असेसमेंट फीस की तो यहाँ पे फाइनल ऑर्डर जो है 197 का ये 21/4/2023 को पास किया गया। ठीक है, उसके बाद एनएफएसी में अपील करी गई। अपील कब फाइल करी गई, विद इन 30 डेज यहाँ पे करी गई। उसके बाद फाइनल ऑर्डर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 31/3/2025 को फाइनल ऑर्डर आया। ठीक है सर, हम लोग बात करें यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का स्टैंड था उसको आप लोग एक बार समझ लीजिए। डिपार्टमेंट ने बोला कि मिस्टर बी ने तो यहाँ पे डिनाई कर दिया कि उसने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद उसके पास हमने इन्वेस्टिगेशन करी, कोई भी स्टॉक रजिस्टर नहीं था, कोई भी ई-वे बिल वगैरह या फिर कोई भी प्रूफ नहीं था उसके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट को इग्नोर कीजिए, बैंक पेमेंट वाज कंसिडर अकोमोडेशन एंट्री, मतलब बैंक ट्रांजैक्शन तो करी गई थी मिस्टर ए से मिस्टर बी के अकाउंट में। ठीक है सर, एंड गिवन नो एविडेंट्री वेट। ठीक है सर, यहाँ पे सेक्शन नंबर 69C के अंदर इतने का एडिशन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एसएससी का डिफेंस क्या था वो भी मैं आपको पूरा ऑर्डर पढ़वा के चलूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑर्डर की कॉपी मैं दिखा देता हूँ। ऑर्डर में क्या क्या यहाँ पे कहा गया है बातें। यहाँ पे
फैक्ट के साथ रखी गई है, उसके बाद कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ है वो भी मैं आपको समझा के चलूंगा। यहां पे अपील कब करी गई, तो 27/4/2023 में यहां पे अपील करी गई। ठीक है, मेन बातें मैं आपको यहां से पढ़ा के चलता हूं। द एप्लीकेंट हैज चैलेंज दीज प्रोसीडिंग ऑन बिलो मेंशन ग्राउंड। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट का स्टैंड हमने समझ लिया, सर उसने ये क्वेरी लगा दी थी। उसके बाद हमारे जो एसएससी था उसका क्या स्टैंड था, एसएससी का मतलब यहाँ पे जो भी इसकी सीए की टीम होगी उसने इसको टैकल किया होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया, डॉक्यूमेंट फाइल्ड वाइल द एपिलेंट टू द सब्सिनेट हिज क्लेम सेल्स इनवॉइस विच रिफ्लेक्ट द डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड एंड देयर कॉरेस्पॉन्डेंस प्राइसिंग। ठीक है सर, उस टाइम पे वैट चला करता था, उसकी भी आप लोग स्टेटमेंट लीजिए, सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख के चलिए। सर बैंक स्टेटमेंट देख के चलिए, एविडेंसिंग द फ्लो ऑफ पेमेंट थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, कंफर्मिंग द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग देख के चलिए, विच वैलिडेट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स देयर बाय एलिमिनेटिंग एनी सस्पेंशन ऑफ द फ्रॉडलेंट एंट्रीज। ठीक है, उसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग परचेज रिकॉर्ड भी आप लोग देखिए, सस्टेनिंग दैट द सेल्स वर पार्ट एंड ऑनगोइंग लेजिटिमेट ट्रेडिंग एक्टिविटी रेदर देन फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे ध्यान से समझिए, द इनकम हैज ऑलरेडी बीन ऑफर्ड एज अ सेल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैंस एनी एडिशन, यहाँ पे जितनी भी एडिशन करी गई वो डबल जियोपार्डी मानी जाएगी। मतलब आप दो बार यहाँ पे हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे क्या? हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स दिखा रखी है, आप लोगों का मानना है कि वो फिक्टिशियस है। ठीक है, हमारा मानना तो कुछ है नहीं, हमारे एविडेंस आप लोग देख के चलिए, आप बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह उसके पीछे जो एविडेंस है उसको भी देख के चलिए। ठीक है सर, उसके बाद यहां पे बोला गया, सेक्शन नंबर 68 ऑफ द एक्ट अप्लाई टू क्रेडिट्स द बैलेंस शीट एंड नॉट टू द क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात भी क्लियर कर देगी कि इसके ऊपर सेक्शन नंबर 68 तो लगेगा ही नहीं। ठीक है सर, AO has not rejected the books of account, which means he is only rejecting the sales of appellant। एक बात को समझिए, यहां पे हर चीज अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, यहां पे डिपार्टमेंट का कहना था सर सेल तो सारी फिक्टिशियस है, ये जो परचेज है ना ये तो सही है। ठीक है, परचेज क्यों सही है? क्योंकि क्वेश्चनरीज खाली सेल्स के ऊपर उठाई गई, परचेज के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर कुछ भी नहीं कि वो तो सही है सर, वो तो अकाउंटिंग सही है। यहां पे फिर हमारे सीए साहब ने बोला सर एक बात को समझिए, आप एक साइड को देख के नहीं चल सकते हो। आप यहां पे अगर सारी चीजें गलत होती तो सिंपली आते और बोलते सर ये बुक्स ऑफ अकाउंटिंग गलत है, बट यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट आप गलत नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट गलत होने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि वो एक्चुअल में गलत है। ठीक है, बट आपके पास एविडेंस नहीं थे तभी आपने उसको इनकरेक्ट नहीं बोला। आपका स्टैंड क्या था? सर ये सेल्स गलत आ रही है, बस हम तो क्रेडिट साइड देखते हैं, हमें ये डेबिट का नहीं पता, ये तो आपके खर्चे हैं, हमें तो आपका जो पैसा आ रहा है वो दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं होता है। यहां पे एनएफएससी का जो स्टैंड था वो एपेलेंट के पक्ष में फिर इसलिए गया कि सर यहां पे आप एक साइड देख के नहीं चल सकते हो। ये जो परचेज अगर आप जेन्युइन कह रहे हो तो परचेज बिक भी तो रही होगी, कहीं ना कहीं इसकी भी तो कोई ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, आप पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट गलत बोलते तो हम मान के चलते आपके पास देखो एविडेंस भी नहीं थे, कोई बैंक ट्रांजैक्शन भी नहीं थी, कोई इनवॉइस भी नहीं थी, सब कुछ ही गलत था। आपके पास अगर प्रूफ होता तो आप वहां पे डिक्लेयर कर देते, बट आपने ऐसा नहीं करा। तो अगला पॉइंट यहां पर 250 के ऑर्डर में यही बोला, विदाउट रिजेक्टिंग और चैलेंजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग परचेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस मेयर नॉन रिप्लाई टू नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 133। ये उन्होंने जो नोटिस भेजा था तो उसका रिप्लाई नहीं करा था, तो उसको भी एक टूल मान लिया था कि सर यहाँ पे एसएससी तो गड़बड़ कर रहा है कुछ। ठीक है, तो इट कैन नॉट अलोन एज अ टूल और एविडेंस टू कंक्लूड दैट द एसएससी गलत है यहाँ पर। ठीक है सर, हम लोग बात करते हैं आगे यहाँ पे क्या स्टैंड था एनएफएससी के ऑर्डर में। बेस्ड ऑन द अबव सिटेड बाइंडिंग प्रेसिडेंट, यहाँ पे कुछ केस लॉ वगैरह भी जो एपेलेंट थी उसकी टीम ने यहाँ पे फाइल किए कि सर ऐसा ऐसा है, अगर मान लेते हैं कोई सेल्स वगैरह है या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ये नहीं कह रहे कि पूरा गड़बड़ हो या फिर आधा गड़बड़ हो सकता है जहां पे कुछ गलतियां निकल कर आई हैं, तो वहां पे जो कोर्ट का स्टैंड था वो ये था कि यहां पे परसेंटेज निकालिए, जितना भी नेट प्रॉफिट वहां से फ्लैक्चुएट हुआ है उसको इनकम आप कंसीडर कर सकते हो। काफी सारे इसके ऊपर केस लॉ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहां पे आगे वही कोट किया गया, दिस ऑफिस डीम इट फिट टू add the net profit to the written income
as recasting entire books would be an arduous exercise, and this method is not only one time consuming but would yield the same result as adding the net profit to the written income. Hence this office considered it to appropriate to apply net profit margin under section number 37(1). यहाँ पे ऑर्डर में क्लियरली कहा गया कि यहाँ पर आप लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन लेके चलोगे। ये यहाँ पे 4 साल के जो है वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, इसका एवरेज ले लीजिए, ठीक है। इसका जो भी फ्लैक्चुएशन था, मार्जिन था, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं एवरेज लेके, ठीक है। जो फाइनल कंक्लूजन आया वो यहाँ पे 2.1% की रेट से आप यहाँ पे इनकम जो है वो वहां तक दिखा सकते हो, पूरी यहाँ पे आप इनकम नहीं मान सकते हो। सो यही चीज यहाँ पे कंक्लूजन में निकल कर आई। इन लाइट ऑफ अबव द 2 ऑप्शन अवेलेबल विद दिस ऑफिस हैंस आर लिमिटेड टू फर्स्ट। पहला क्या है? टू डिसअलाउ द एंटायर बोगस सेल्स एंड at the same time reduce the corresponding purchase and thereafter recast the profit and loss account of the appellant with reduced sale and reduced purchase। so पहला ऑप्शन ये है सर, आप परचेज सेल दोनों रिड्यूस कर दीजिए। आप यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को देख के चलिए, आप खाली क्रेडिट साइड वाले को देख के मत चलिए। दूसरा ऑप्शन ऑर्डर के अंदर क्या निकल कर आया वो भी समझिए, ठीक है। और सेकंड, टू एस्टिमेट द एडिशनल प्रॉफिट मार्जिन embodied while making bogus sales. Hence I am of the firm opinion that the addition should only be restricted to net profit rate on the bogus purchase. Based on above discussion and respectfully following the judicial precedents, the appeal is decided as follows. In case of the appellant, the detail of gross profit rate for the immediately preceding year and succeeding year were provided to this office by the appellant. Based on this, the office find the following to be the most appropriate method for making the addition to the net profit rate only। यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया कि आप पूरी सेल्स को यहाँ पे बोगस मान के पूरी इनकम में नहीं दिखा सकते हो। आपको लगता है कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर, तो आप सिंपली जो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके हिसाब से यहाँ पे इनकम जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे निकाल सकते हो। वही यहाँ पे लिखा गया, हैंस द एडिशन अंडर सेक्शन नंबर 37 इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2,90,151। द एपेलेंट विल गेट अ रिलीफ ऑफ, सर कितने का रिलीफ है? 1,35,26,597 का पूरा रिलीफ NFAC के ऑर्डर में यहाँ पर निकल कर आता है। आप लोगों को यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑर्डर वगैरह देख के डरना नहीं है, ठीक है। आप लोगों की जो भी ट्रांजैक्शन है अगर वो जेन्युइन है एंड आपकी जो भी इनकम है वो सही तरीके से रिपोर्ट करी गई है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत इन फ्यूचर भी नहीं आने वाली है। आप लोग देख ही पा रहे हो ये केस कब कब खोल रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 15-16 का केस इन्होंने 21 में खोल दिया जाके, ठीक है सर। हम लोग बात करें यहाँ पे कंक्लूजन क्या यहाँ पे निकल कर आता है, तो सबसे पहले लीगल रीजनिंग क्या दी यहाँ पे? रीकास्टिंग बुक्स इम्प्रैक्टिकल है, रीवर्किंग का कोई मतलब नहीं है, आप दोबारा बनाओगे और वो सेम रिजल्ट लेकर आएगी, ठीक है। यहाँ पे नो टोटल डिसअलाउंस दूसरा पॉइंट निकल कर आया, एंड लास्ट में यहाँ पे निकल कर आया कि टैक्स प्रॉफिट एलिमेंट ओनली, जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह का परसेंटेज है उसके हिसाब से यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो निकल कर आएगी, ठीक है सर। यहाँ पे एनपी का रेट आप लोग देख सकते हो, हमने जो प्रोवाइड किया था वो एवरेज आ रहा था 1.345 का, इसके अंदर एडिशन किया था, मार्जिन 0.75 का, और जो फाइनल यहाँ पे एनपी रेट आया था वो 2.1% का निकल कर आया था। सो फाइनल इंपैक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो यहाँ पे हम लोगों को फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन जो बोगस अमाउंट यहाँ पे दिखा गया था वो 1,38,16,748 का था, एंड अपील के अंदर जो एक्चुअल एडिशन थी वो यहाँ पे 2,90,151 की थी। टोटल रिलीफ ग्रांटेड यहाँ पे 1,35,26,597 का यहाँ पे रिलीफ जो है वो ग्रांट किया गया। सो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही प्रैक्टिकल केस लो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।